डॉक्टर अरुण गुप्ता अध्यक्ष हैं आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। डॉक्टर अरुण, स्वागत है आपका संसद टीवी में। और साथ ही मेरे साथ उमेश शर्मा हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, आपका भी बहुत स्वागत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर अरुण मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि जब हम मेडिकल नेग्लिजेंस की बात करते हैं बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि दरअसल मेडिकल नेग्लिजेंस उनके साथ हुआ भी है, तो ये जानना बेहद ज़रूरी है। कैसे आप परिभाषित करेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस को? देखिए, जो लोग अस्पतालों में आते हैं ऑब्वियसली एक सिक मरीज को लेके आता है और उनकी एक उम्मीद होती है कि ठीक होकर घर जाएंगे जी। पर अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल साइंस अपने आप में कंप्लीट साइंस नहीं है जी। कुछ केसेस में हो सकता है डॉक्टर बचा पाए, कुछ केस हो सकता है ना बचा पाए जी। वो कई बार होता है बचने के बाद भी आपका पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हो, तो इस तरह के कई बार इश्यूज हमारे सामने आते हैं। और एक तो लोगों को नेग्लिजेंस वर्सेस कॉम्प्लिकेशन में फ़र्क समझना होता है। बिल्कुल। मेडिकल साइंस में क्या होता है कि डॉक्टर एक फिक्स प्रोटोकॉल के तहत या एक फिक्स चिकित्सा पद्धति के हिसाब से इलाज करते हैं, पर आउटकम पे रिजल्ट पे हर बार उनका जोर नहीं होता। तो कई बार के ऊपर मरीज जो जाता है वो सोच के जाता है अगर मैं अस्पताल में आ गया तो मेरे मरीज ठीक होना ही चाहिए। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आता है तो कई बार इसको समझना पड़ता है अपने अपने साइंस के लिमिटेशन से। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भाई आप परेशान हैं और आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई नेग्लिजेंस जैसी कोई चीज़ हुई है, तो बहुत से रेमेडीज हैं हमारे देश में, आप जहां कंप्लेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे दिल्ली में दिल्ली मेडिकल काउंसिल है। मेडिकल काउंसिल में हम लोग ऑलमोस्ट 250 से 300 केस हर साल हमारे यहाँ फाइल होते हैं इस तरह के, जो जहाँ लोगों को लगता है कि नेग्लिजेंस हुई है। और उसको हमारा एक पैटर्न होता है एड्रेस करने का, हमारी कमेटीज होती है, उसमें हमारे एक्सपर्ट्स भी होते हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच के, जिस ब्रांच में सो कॉल्ड इलाज हुआ है उसका। वो अपने अपने तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट से हम कंप्लेंट लेते हैं, उसके एविडेंस डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, केस शीट्स मंगवाते हैं, उस पर बैठ कर डेलिब्रेशन करते हैं कि फिर मरीज को और दोनों डॉक्टर्स को भी बुलाते हैं, उनसे भी कई बार मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं। उसके बाद एक हमारा फैसला होता है। मेडिकल काउंसिल में अगर हमें लगता है भी डॉक्टर की नेग्लिजेंस है कहीं ना कहीं, तो उसके एक तरीका होता है हमारा अपना भी कितने दिन का उसका नाम डी रजिस्टर करना होता है। मेडिकल काउंसिल में नॉर्मली फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं होते जी। और मेडिकल नेग्लिजेंस को अपने डेफिनेशन की अगर बात करी तो पहली बात तो हिंदुस्तान में ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो उसको डिफाइन करता है, पर जो सुप्रीम कोर्ट के या कंज्यूमर फोरम्स के जजमेंट्स है उसके हिसाब से 3 या 4 एलिमेंट्स होते हैं। पहली बात तो उस मरीज और डॉक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं उसका इलाज कर रहा है। ड्यूटी टू केयर कहता है कि मेरे अंडर पेशेंट है कि नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, अगर ड्यूटी टू केयर आ गया तो मुझे एक ड्यूटी उसको एक सर्टेन वे में उसका मुझे इलाज करना है। उस केयर में अगर मैं कहीं नेग्लिजेंस होता हूँ, एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन में जो चीज़ करनी चाहिए थी वो मैंने नहीं करी, या जो चीज़ नहीं करनी थी वो कर दी, तो दूसरा एलिमेंट। तीसरा होता है उस वजह से पेशेंट को डैमेज हो, तो अगर तीनों एलिमेंट हो तो उसको नेग्लिजेंस कहते हैं। तो इसको नॉर्मली हमारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं इन तीनों पॉइंट्स के हिसाब से देखते हैं जी, तो उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नेग्लिजेंस है कि नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर अरुण, अगर मैं एक आम आदमी की तरह आपसे बात करूं, कई बार क्या होता है कि आम आदमी को कि मेडिकल की जो टर्मिनोलॉजी है वो पता नहीं होती, इलाज क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ का क्या रिएक्शन होगा ये भी नहीं पता होता। कई बार हमने देखा है, खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी मैं अगर बात करूँ, कि डॉक्टर सब कुछ बताते नहीं। अगर उनसे बहुत ज़्यादा पूछूँ तो वो ये भी कह देते हैं कि डॉक्टर मैं हूँ या आप हैं, मैं अपना इलाज कर रहा हूँ। इस तरह की बातें मैंने खुद भी फेस की हैं। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि क्यों एसओपी में मैंने ये भी पढ़ा है कि मरीज़ को कॉन्फिडेंस देना और सारी बातें अवगत कराना ज़रूरी है। आजकल तो मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग का भी सिस्टम हो गया है कि मरीज़ और डॉक्टर के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है उसको बाकायदा रिकॉर्ड करके रखा जाए कि इन्होंने क्या क्या बताया और क्या क्या छुपाया। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास जो केसेस आते हैं ये कॉमन फैक्टर सब में होता है। डॉक्टर साहब ने ये बताया नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ें बदल गई हैं। अब ऐसा नहीं है, हम लोग भी सारे हॉस्पिटल्स में काम करते हैं। खासकर ये जो वीपी शांता वाला जो केस आया था उसके बाद जब आपने इसकी डेफिनेशन बदल दी, पहले ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन था, अब ये कंज्यूमर और सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन हो गया है। तो डॉक्टर का काम होता है पेशेंट को सुबह शाम बताना। काउंसलिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज ट्रीटमेंट। तो सुबह शाम काउंसलिंग की जाती है, और ना ही सिर्फ काउंसलिंग की जाती है बल्कि उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट भी किया जाता है कि हमने सब कुछ बता दिया। पर ये होता है कि जो डिजायर रिजल्ट होता है या नहीं होता है, ये अलग बात है। जब मैं सर से जो बात चल रही थी मैं उसे थोड़ा एक्सटेंड करना चाहता हूँ। मैं कंज्यूमर की बात करता हूँ 2 मिनट की। अगर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट कुछ हुआ है तो 2-3 बातों का ध्यान रखें। एक तो पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेने का अस्पताल से अधिकार है। बिल्कुल। आप रिटर्न में दीजिए, 72 घंटे में हॉस्पिटल को आपको सारे डॉक्यूमेंट देने होते हैं, तो आप उनको ले लीजिए। उसके बाद आप उसको
किसी एक्सपर्ट को दिखाएं या किसी और डॉक्टर से सलाह करें या किसी को दिखाएं, तब आपको समझ में आएगा कुछ ऐसा है कि नहीं। फिर आप एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में, अगर आपको फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन वहाँ चाहिए, अगर आप डॉक्टर को पनिश करना चाहते हो तो स्टेट मेडिकल काउंसिल में जाइए, वहाँ जाइए। और आपको टाइम बार का ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर कोर्ट्स में नॉर्मली 2 साल का टाइम बार होता है, हमारे काउंसिल में 3 साल का टाइम बार होता है। ठीक है, इन जगह जा सकते हैं, नॉर्मली एक्सपर्ट्स होते हैं और मल्टीपल बॉडीज होती हैं, डेलिब्रेशन होता है, काफ़ी फेयर रिजल्ट होता है। फिर भी अगर आप एग्रीव्ड हैं, मतलब स्टेट मेडिकल काउंसिल के फैसले से सहमत नहीं है, तो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है, वहाँ अपील कर सकते हैं 60 दिन के अंदर। और उसके बाद भी अगर आप सहमत नहीं तो आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सिर्फ नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कई रेमेडीज हैं पेशेंट के सामने यहाँ पे। हाँ, पर ये बात जो काउंसलिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम तो हमेशा कहते हैं, मैं क्योंकि लॉ पे लेक्चर्स भी लेता हूँ मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह जा करके, कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है जी। कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, दो पे हम बात करते हैं। अगर आप पेशेंट से कम्युनिकेट अच्छे से करोगे, उसको उसकी क्वेरीज को सॉल्व करोगे, उससे एक एम्पैथिक आपका एटीट्यूड रहेगा, बिल्कुल, तो कई बार ये लोगों को समझाना आसान होता है कि भाई ठीक है, वो समझ सकते हैं कि भाई कैसा। पर अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है और आप ठीक से बात नहीं करते, तो नेचुरली वो एक एडेड फैक्टर होता है उसके एंग्विश का। वो कहीं ना कहीं हम उसे मिसकंडक्ट में भी काउंट कर सकते हैं। हाँ, कई बार नर्सेस का या स्टाफ का बिहेवियर भी मरीज के साथ क्या होता है, अच्छा जैसे नहीं आपने होता। मिसकंडक्ट वाली बात की, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है लीगल, जो चीज कानून में प्रोवाइडेड है, अगर आप उसको नहीं करते तो इलीगल एक्ट है। पर कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के अपने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। बिल्कुल, जैसे मेडिकल में भी हमारा MCA कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, 2002 का है, अब हमारा नया रिवाइज भी हो रहा है वो। तो उसमें कुछ एक प्रोफेशनल को कैसे बिहेव करना है, कि हमें अपनी डिग्री कैसे डिस्प्ले करनी है, मुझे अपना बोर्ड कितना बड़ा बनाना है, मुझे अपने पैसे प्रिस्क्राइब जो मतलब जो मेरी चार्जेज है बाहर करना है, तो सारा कुछ में लिखा हुआ है। अगर आप मेडिकल साइंस में अगर आप कोड ऑफ एथिक्स को वायलेट करते हैं तो वो भी इलीगल है, उसके लिए भी आप पनिश हो सकते हो। तो डॉक्टर को दोनों बातों का ध्यान रखना है, ट्रीटमेंट अलग जगह और कोड ऑफ एथिक्स को भी फॉलो करना होता है। अरुण, किसी व्यक्ति के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस ना हो, इसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की भी है, डॉक्टर की तो है ही, मरीज की और या उसके परिजनों की भी है कि वो कितना अवेयर रहते हैं कि उनके मरीज के साथ किस तरह का इलाज हो रहा है, किस तरह का पूरा उसको ट्रैक किया जा रहा है कि नहीं, उसके पैरामीटर्स। मैं यहाँ पे आपसे समझना चाहूँगी कि आप लोग मेडिकल काउंसिल्स में ऐसे केसेस देखते हैं, तो डॉक्टर्स को किस तरह की हिदायत है इसको लेकर? अच्छा, मैं उसके आने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगा। एक जैकब मैथ्यूज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब डिसीजन आया था 2005 में, तो उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी। इशू ये था कि कौन से केस में क्रिमिनल ऑफेंसेस माना जाए, 304A जिसे कहते हैं। तो दो लैंडमार्क केसेस थे, एक सुरेश गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली था और सेकंड ये केस था। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि थाने में अगर मान लो कोई कंप्लेंट करता है डॉक्टर केस, तो वो पुलिस वाला ही केस रजिस्टर नहीं कर सकता, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं। पहले क्या था, आपने कंप्लेंट कर दी, उसने जाके डॉक्टर को पकड़ के बंद कर दिया, तो उससे क्या फर्क पड़ता है डॉक्टर की रेपुटेशन में, प्रैक्टिस में। उसके बाद ये था कि कोई जब आप कंप्लेंट करते हैं तो रजिस्टर करने से पहले पुलिस वो किसी एक्सपर्ट बॉडी को भेजता है केस हमेशा, जैसे मेडिकल काउंसिल को भेजिए या कोई एक्सपर्ट बॉडी बैठे। जब तक वो उसको नहीं कहता कि भाई इसमें कोई केस बनता है, तब तक वो केस FIR रजिस्टर नहीं होती। ठीक है, क्योंकि 304A जो नॉर्मल होता है अलग होता है, और इसके अंदर क्रिमिनल केस के लिए ग्रॉस एंड रेकलेस दो वर्ड आते हैं, वो दोनों होने चाहिए, तभी आप 304 मेडिकल प्रोफेशन में लगा सकते हैं। दूसरी बात आपने कहा कि भाई अब जैसे डॉक्टर, जैसे मरीजों के अपने अगर राइट्स हैं तो उनकी ड्यूटीज भी हैं। बिल्कुल, तो हम लोग डॉक्टर्स को समझाते हैं कई बार कि आपका हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ठीक होना चाहिए। मान लो ड्यूटी टू केयर है, एक मेरा मरीज है, वो मेरे को दिखा रहा है, रोज आके OPD में दिखा रहा है, डिस्चार्ज करने के बाद घर चला गया। अब घर जाने के बाद उसको दिक्कत हो सकती है, अचानक फिर क्या करेगा? तो आपको एक स्टैंडर्ड आपके पेशेंट को पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है। तो मैं वैसे डॉक्टर्स कहता हूँ, आपने प्रिस्क्रिप्शन के नीचे लिख के दीजिए क्लियर कट कि इन केस ऑफ इमरजेंसी प्लीज रीच दिस हॉस्पिटल या प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर, ताकि एक तरह का ये कल ओनस आप पे नहीं आना चाहिए, मरीज को प्रॉपर ब्रीफिंग होनी चाहिए। दूसरा, जब डिस्चार्ज बनाते हैं तो वो बहुत एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको हर चीज़ क्लियर कट पता होनी चाहिए कि कब आना है, मुझे कौन सी टेस्ट कराना है, तो हर चीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। इवन आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है जो OPD में लिखते हैं, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। इसमें जो चीज़ें हमारे MCA कोड ऑफ एथिक्स में सब कुछ लिखा हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या बातें होनी चाहिए, क्या क्या बातें नहीं होनी चाहिए। तो इन सबको पढ़ना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर अरुण गुप्ता, देखिए, मैं कहता हूँ कि जो ट्रेडिशनली हमारे देश में डॉक्टर और मरीज का रिलेशन में सर ट्रस्ट बेस्ड रहता है। बिल्कुल, अब अगर ट्रस्ट चला जाएगा दोनों साइड से, तो दोनों साइड ही दिक्कत होगी। एक आप बुखार को, नॉर्मल बुखार को ट्रस्ट बेस पे 5 दिन एक पैरासीटामोल से ट्रीट कर सकते हो, और आपको लगता है कि
जब आपको लगता है मेरे को मेरे मरीज का भरोसा निकल कर कुछ निकल आया तो आप पहले दिन सारे टेस्ट कराना शुरू कर देते हो, उसको भी अपने आप को बचाना है। तो ट्रस्ट बेस्ड जो है ना, ये रिलेशन वापस आना चाहिए। कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बाद ट्रस्ट थोड़ा सा खत्म तो हुआ है डॉक्टर्स के बीच में। हम लोग भी डिफेंसिव चलते हैं कि भाई कल को ये ना करते। ट्रस्ट में क्या होता है, आप उसको क्लिनिकल ग्राउंड पे भी ट्रीट करते थे। तो ये एक तो ट्रस्ट को वापस लाना होगा। देखो कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा उसका मरीज कि ठीक ना हो या उसकी डेथ हो जाए, क्योंकि हमारे लिए भी एक पेनफुल चीज होती है एज ए डॉक्टर ऑल्सो, और आपके लिए भी एक प्रोफेशनल फेलियर होती है। ठीक है, मैं अब पहले जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था, मेडिकल साइंस परफेक्ट साइंस नहीं है, ये हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको 2 ओपिनियन मिल सकते हैं और दोनों ओपिनियन अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, पर रिजल्ट पे किसी का जोर नहीं है। तो आप कल को कह दो ऐसा उसने तो ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था, रोज होता है हमारे पास में। इसीलिए इन केसेस में हमेशा एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, उनको ओपिनियन लेकर के डिसाइड करते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस सार्थक चर्चा के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये ट्रस्ट बना रहे। मरीज के रूप में, उसके परिजन के रूप में आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उस सारे इलाज से अवेयर हों, और डॉक्टर की भी जिम्मेदारी है कि आपको पूरा ब्रीफ करें। आज के इस अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और खास मुद्दे के साथ। देखते रहिए आपका कानून संसद टीवी पर। नमस्कार।